हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आपको आपके चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन और 25 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपके घटना चक्र से रिलेट है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? पहला है पारस्परिक सहयोग, बी आत्मनिर्भरता, सी सामूहिक प्रयास, डी आर्थिक समृद्धि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक प्रयास। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तार शिक्षा में अनुसंधान के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, एक आध क्वेश्चन देखिए रिसर्च से जरूर आ जाते हैं, इसलिए जो है हमने इनको भी इसी में डाला है। पहला है प्रायोगिक विधि, फिर है सर्वेक्षण विधि, सी है केस स्टडी, डी है साक्षात्कार विधि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रायोगिक विधि। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। विस्तार शिक्षा के अंतर्गत कौन सा घटक शामिल नहीं है? नहीं पे ही अंडरलाइन पहले कर लीजिएगा ताकि गलत नहीं होगा कि इसमें कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो देखिए हमारा पहला है सूचना का प्रसार, फिर है कृषक समूहों का संगठन या गठन, फिर है व्यवसायिक प्रशिक्षण, फिर है वित्तीय सहायता। तो आप इतना तो जानते हैं कि सूचना प्रसार है कृषकों का सब, और कृषि पर तो आधारित ही है प्रसार शिक्षा, और व्यवसायिक शिक्षा भी है, और वित्तीय सहायता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्तीय सहायता, क्योंकि प्रसार शिक्षा से हमें किसी प्रकार की फाइनेंशियल जो है हेल्प नहीं मिलती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, बी शहरीकरण, सी शैक्षिक सुधार, डी आर्थिक वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। देखिए ग्रामीणों की विकास, ग्रामीणों का जीवन का सुधार, यही सब करने के लिए ही विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तार शिक्षा के कार्यक्रमों में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक व्याख्यान, बी प्रायोगिक कार्यशालाएं, सी है खेल और मनोरंजन, डी सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रायोगिक कार्यशालाएं। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। विस्तार शिक्षा में तकनीक जानकारी किसके माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन ए टीवी और रेडियो, बी ऑप्शन है पत्र पत्रिकाएं, सी है व्यक्तिगत संपर्क, डी है उपयुक्त सभी। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीजें हमें विस्तार शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी के जो है दी जाती है, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन में सारी चीजें जरूरी हैं। फिर इसके बाद ये देखते हैं अगला प्रश्न। घटना चक्र में समस्या पहचान का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारा समस्या की पहचान, बी समाधान का चयन, सी है समस्या का विश्लेषण, डी है समाधान या कार्यान्वयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, समस्या की पहचान। फिर इसके बाद आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। कौन सी विस्तार शिक्षा पद्धति सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत विधि, बी है समूह विधि, सी है सामुदायिक विधि, डी है तकनीक विधि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह विधि। सॉरी। आइए देखते हैं। फिर देखते हैं अगला। विस्तार शिक्षा के विकास के लिए कौन सी एजेंसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए कृषि विद्यालय, फिर राज्य सरकार, निजी संस्थान, डी गैर सरकारी संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है। विस्तार शिक्षा में कौन सा उपकरण उपयोगी है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट प्रस्तुति, बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डी उपयुक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। विस्तार शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण का भ्रमण का महत्व क्या है? तो हम भ्रमण का क्या महत्व है देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल मनोरंजन, शैक्षिक सुधार, व्यवहारिक ज्ञान, सूचना का प्रसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक ज्ञान। फिर
इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में टारगेट ग्रुप का महत्व क्या है? ऑप्शन ए केवल शिक्षकों के लिए, बी केवल किसानों के लिए, सी विशेष समूह के लिए, डी सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विशेष समूह के लिए। ठीक है, क्योंकि हम टारगेट बनाते हैं किसी एक विशेष समूह के लिए और फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में कौन सा माध्यम प्रभावी है? ऑप्शन ए श्रवण माध्यम, बी दृश्य माध्यम, सी श्रवण दृश्य माध्यम, डी लिखित माध्यम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण दृश्य माध्यम, क्योंकि देखिए सब में एक ही एक बताया गया है तकनीक, लेकिन इसमें क्या है, श्रवण और दृश्य दो माध्यम, हम देख करके और सुन करके, साउंड और वीडियो यानी कि दोनों चीज़ों से हम ज़्यादा सीख पाएंगे, ये ज़्यादा प्रभावी तरीका होगा। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विस्तार शिक्षा के समन्वय का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल कृषकों का सहयोग, बी विभिन्न संस्थाओं का सहयोग, सी व्यक्तिगत प्रयास, डी केवल शैक्षिक संस्थानों का सहयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न संस्थाओं का सहयोग। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में नवाचार का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल जानकारी का अद्यतन, फिर बी व्यवहार में परिवर्तन, सी आर्थिक वृद्धि, डी पर्यावरणीय सुधार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के द्वारा हम परिवर्तन करके कोई भी व्यक्ति किसी चीज को कितनी जल्दी अंगीकार कर लेता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। फिर है अगला प्रश्न, कौन सी प्रक्रिया विस्तार शिक्षा में फीडबैक प्रदान करती है? फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि, या हमको उधर से क्या जान मिलेगा कि मतलब जो है संतुष्टि है कि नहीं। तो ऑप्शन ए है शिक्षा का प्रारंभ, बी है शिक्षा का मूल्यांकन, सी है शिक्षा का समापन, डी है शिक्षा का विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का मूल्यांकन। जब मूल्यांकन हो जाएगा तभी हमको फीडबैक मिलेगा या कोई रिजल्ट मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है, विस्तार शिक्षा में साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल बच्चों के लिए, बी केवल वयस्कों के लिए, सी सभी के लिए, डी केवल महिलाओं के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के लिए। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा के कार्यक्रम नियोजन में कौन सा कदम पहला होता है? ऑप्शन ए लक्ष्य निर्धारण, बी समस्या विश्लेषण, सी रणनीति निर्माण, डी कार्यान्वयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्य निर्धारण। हम किसी चीज को या अपना एम या टारगेट हम अपना निर्धारित कर लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम अपना जो है आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में निगरानी और मूल्यांकन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल निगरानी के लिए, बी केवल मूल्यांकन के लिए, सी कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधार के लिए, डी कार्यक्रम का समापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधार के लिए। जब हम निगरानी करेंगे और मूल्यांकन करेंगे तो धीरे धीरे गुणवत्ता में सुधार होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक विकास का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक सुधार, बी केवल सामाजिक सुधार, सी दोनों सुधारों से, डी किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का सुधार, जब दोनों का सुधार होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आइए हम देखते हैं, विस्तार शिक्षा में संचार के साधन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत संपर्क, बी मास मीडिया, सी सोशल मीडिया, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में समस्या समाधान की प्रक्रिया में कौन सा चरण अंतिम होता है? ऑप्शन ए है समस्या की पहचान, बी है समाधान का चयन, सी है समाधान का कार्यान्वयन, फिर डी है समाधान का मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, समाधान का मूल्यांकन। फिर देखिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में समुदाय की भागीदारी का महत्व क्या है? ऑप्शन ए केवल शिक्षकों का सहयोग, बी केवल स्थानीय नेताओं का सहयोग, सी सभी समुदाय सदस्यों का सहयोग, डी केवल सरकारी अधिकारियों का सहयोग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी समुदाय सदस्यों का सहयोग। फिर आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए केवल वित्तीय सहायता, बी केवल प्रशिक्षण प्रदान करना, सी समाज में जागरूकता फैलाना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिर आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा के नवाचार प्रक्रिया में कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विचार उत्पत्ति, बी योजना निर्माण, सी कार्यान्वयन, डी मूल्यांकन।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विचार उत्पत्ति। फिर आइए इसके बाद हमारे ये एक्सटेंशन एजुकेशन के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे भी देखेंगे हम 25 क्वेश्चन आज के। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है फिर 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, डी ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पेप्सिन। फिर देखिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। और इनका जीवन काल हम देख लेते हैं कि जो है। फिर देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, हृदय की सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट, बी 70 से 90 70 से 90 धड़कन प्रति मिनट, 50 से 70 धड़कन प्रति मिनट, 80 से 100 धड़कन प्रति मिनट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए हम यहाँ पर आंसर देंगे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 से 80 धड़कन। और वैसे तो 70 से 72 मिनट प्रति मिनट भी हमारी धड़कन मेंशन होती है प्रत्येक जगह। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत किसके द्वारा संचालित होते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा के स्तर को हम जो है नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, या कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एड्रेनल, फिर है बी इंसुलिन, डी सी थायरॉक्सिन, डी ग्लूकागान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। और यह इंसुलिन जो है हमारे पेनक्रियाज से स्रावित होता है। पेनक्रियाज के से अल्फा बीटा गामा 3 सेल्स निकलती है, जिसमें से बीटा से जो है इंसुलिन हमारा स्रावित होता है। और इसी की जो है अगर ये सही से श्रवण नहीं होता है, इसकी कमी से ही मधुमेह रोग हमारा हो जाता है। फिर आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना, फिर बी है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, फिर सी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, फिर डी है रक्त का शुद्धिकरण। तो ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, गुर्दे में कौन सी संरचना रक्त को छानने का कार्य करती है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी ग्लोमेरुलस, सी हेनले लूप, डी प्रोमैक्सिमल ट्यूब्यूल। फिर इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। फिर देखिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हमारा ऑप्शन ए है पोषण की आपूर्ति, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त के थक्के बनना, प्रतिरक्षा प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में कितने मुख्य हिस्से होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी 4, डी 5। तो इसके हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3।
फिर इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी एड्रेनल, सी हमारा थायरॉक्सिन, डी ग्लूकागान। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हृदय की दीवारें किस मांसपेशी से बनी होती हैं? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, बी चिकनी मांसपेशी, सी हृदय मांसपेशी, डी अस्थि मांसपेशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय मांसपेशी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो एसिड का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। और ये जो है अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में 20 पाए जाते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। फिर आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण से फेफड़े में किस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? ऑप्शन ए मधुमेह, बी अस्थमा, सी हृदय रोग, डी गुर्दे की बीमारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अस्थमा। फिर देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, आंतों में पाचन का मुख्य एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए इमाइलेज, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिप्सिन। फिर इसके बाद देख बस पानी हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 90 दिन, बी है 120 दिन, सी है 150 दिन, डी है 180 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 दिन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, गुर्दे किस प्रक्रिया के माध्यम से रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं? ऑप्शन ए पाचन, बी संचार, सी श्वसन, डी उत्सर्जन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्सर्जन। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी अन्न नलिका। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। फिर देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नाड़ियों में विद्युत संकेत का संचरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए न्यूरोट्रांसमीटर, बी न्यूरॉन्स, सी न्यूरॉन्स के बीच, डी न्यूरोलॉजी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरोट्रांसमीटर। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन तनाव के समय अधिक स्रावित होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनल, फिर डी है ग्लूकागान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। फिर देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में किस अंग को वृत्तीय प्रणाली का पंप कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए है यकृत, बी है हृदय, सी है गुर्दा, डी है फेफड़ा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय। फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में भोजन का किस क्रम में पाचन होता है? ऑप्शन ए मुंह, अन्न नलिका, अमाशय, आंत। फिर है अगला ऑप्शन मुंह, अमाशय, अन्न नलिका, आंत। फिर अगला ऑप्शन है मुंह, आंत, अन्न नलिका, अमाशय। फिर डी ऑप्शन है मुंह, अन्न नलिका, आंत और अमाशय। तो ये क्रम में हमको बताना है कि किस क्रम में भोजन का पाचन होता है। तो ऑप्शन ए है मुंह, सबसे पहले मुख से ही भोजन का पचने का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लार में भी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को हमारे पचाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा मुंह, फिर अन्न नलिका या आहार नलिका। अन्न नलिका आपके लिए नया शब्द होगा, आहार नलिका या आहार नली। फिर उसके बाद अमाशय, अमाशय, फिर उसके बाद आंत। इस तरह से ये हमारा क्रम में है। फिर इसी तरह से नेट में प्रश्न आ जाता है तो जिसमें जो है सुमेलित करने को आ जाता है, सुमेल करिए। अब बस ऐसे ही इसको वन लाइनर में बना दिया गया है। फिर है हमारा अगला प्रश्न, रक्त समूह ए बी और ओ किसके आधार पर विभाजित होते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन ए है रक्त कोशिकाओं के आधार पर, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन के प्रकार के आधार पर, फिर है ऑप्शन सी रक्त समूह एंटीजन के आधार पर, फिर है ऑप्शन डी प्लाज्मा के रंग के आधार पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त समूह एंटीजन के आधार पर।
फिर ये इस तरह से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। 25 या 25 हमारे एक्सटेंशन के और 25 ह्यूमन फिजियोलॉजी के पूरे जो है 50 क्वेश्चन जो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे आज के सेशन में कंप्लीट होते हैं। फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में से जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आगे अगर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप हमें मेंशन कर दीजिएगा, उस अकॉर्डिंग हम अपनी जो है अगली सीरीज बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।